पिछली क्लास स्टार्ट कर दी थी और बीच में ही अटका दिया था। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली चल रहा था, जिसमें हमने देखा ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली के बारे में बात कर लिया था वहाँ। ठीक है। ओपन ओलिगोपोली जिसमें नए फर्म को आने, पुराने फर्म को जाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और क्लोज्ड ओलिगोपोली यहाँ रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है। फिर हमने देखा था पार्शियल एंड फुल ओलिगोपोली। ठीक है, पार्शियल एंड फुल ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली मतलब यहाँ पर जो लीडरशिप है वो देखने को मिलती है, मतलब एक लीडर फर्म होता है जिसके अकॉर्डिंग प्राइस इन्फ्लुएंस होता है। वो लीडर फर्म है, वो अपना प्राइस डिसाइड करेगा, तो स्मॉल फर्म उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। ये पार्शियल ओलिगोपोली है। और फुल ओलिगोपोली में इसमें क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स एंड कंपटीशन अमंग देमसेल्व्स। कुछ ही डोमिनेंट फर्म ही होती हैं, बड़ी बड़ी फर्में थोड़ी सी ही होती हैं, उनके बीच में आपस में कंपटीशन चल रहा होता है। इसका एग्जांपल मैंने दिया था वो कार इंडस्ट्री। तो इसके आगे अब हम करते हैं कंटिन्यू और देखते हैं क्या क्या बातें सीखने को मिलेंगी यहाँ। थर्ड टाइप ऑफ ओलिगोपोली इज प्योर ओलिगोपोली एंड डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली एंड डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। इनके बारे में समझते हैं ज़रा। प्योर ओलिगोपोली, इसमें फर्म अपने प्रोडक्ट्स के बीच डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं करते। ठीक है, वेयर फर्म्स डू नॉट डिफरेंशिएट their प्रोडक्ट्स में के बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है विभिन्नता, है ना। तो यहाँ प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन ना होने का मतलब सारे प्रोडक्ट एक जैसे ही रखते हैं ये, तो वो प्योर ओलिगोपोली हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेट्रोल पंप। ये ओलिगोपोली ही है पेट्रोल पंप वाले। सारे पेट्रोल पंपों पर तुम्हें सेम पेट्रोल ही मिलेगा ना, या अलग कुछ मिल जाएगा? वो तो गलत है ना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें एक जगह पे तो केवल पेट्रोल मिल रहा है और दूसरी जगह पेट्रोल में तुम्हें कुछ एक ऐसा केमिकल डला हुआ मिल रहा है कि एक बार पेट्रोल डलवा लिया अगले 4 महीने की छुट्टी। हाई क्वालिटी का पेट्रोल मिल रहा है एकदम, ऐसा थोड़ी है। क्वालिटी तो सबकी सेम ही होती है। बात क्लियर हो रही है? और वहीं अगर हम बात करेंगे दूसरे वाले की, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, ये यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाएगा। वेयर फर्म्स
डिफ्रेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, है ना। अब ये तो इसमें तो तुम देख ही सकते हो कार वगैरह के बारे में, कार बाइक वगैरह, ये प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन रखते ही हैं। एप्पल को देख लो, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा कर देगा, हो गया प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, आ जाएगा नया 2.25 लाख में। बस यही करता है, और क्या करता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हो गया। आइकन्स मूव करवा देगा, हो गया प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। 20,000 रुपये पड़ेगा, हल्का सा पीछे करने में 20,000 रुपये पड़ गया उसी बोल के। एक स्टेटमेंट आई थी जब एक बहुत हल्की फुल्की एक मूवी आई थी, कौन सी, क्रिश, उसमें दिखाया गया था कि वो डॉक्टर आर्या एक मशीन पे ऐसे हाथ रख रहा है और लेके ऐसे घुमा दे रहा है ना। एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले थी ना, वो डिस्प्ले ट्रांसपेरेंट ही तो थी, और वैसा कीबोर्ड वीबोर्ड सारा वैसा ही था, और वो जो कीबोर्ड वो था पूरा डिस्प्ले था, वो हवा में अटका पड़ा था। इसी तरीके से तो था। एक तो रोहित मेहरा का बनाया हुआ दिखाया था, जो कि उसके नीचे पूरा स्टैंड लगा हुआ था, और डॉक्टर आर्या ने जो बनाया वो बीच में ही ऐसे अटका हुआ था। वो तो खैर इमेजिनेशन वाली बात थी। तो एक स्टेटमेंट आई थी कि हम 2020 तक ऐसा ही कंप्यूटर मोबाइल वगैरह बना देंगे, एकदम ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले वाला। क्या बन के आ रहा देख रहे हो? iPhone 16 2024 आ गया। 2024 आ गया, और मोबाइल देखो उसके कैसे आ रहे। कर्व डिस्प्ले, यहाँ कर्व नहीं बनता उनसे, कर्व डिस्प्ले तो यार भी नहीं ठीक आ रहे। सैमसंग के जैसे कैमरा देने लगा 16 में, जैसे सैमसंग गैलेक्सी में है ना, वैसे कैमरा लॉन्च कर रहा लाइन वाइज। बस वही एक नया हो जाएगा इनका। अरे वो सैमसंग आईफोन 16 में एक आया फीचर, वो नोकिया में होता था पहले, साइड में ऐसे एक होता था जूम करने वाला, कैमरा खोलो तो ऐसे जूम कर सकते हो। 13, 14, 15 के तो नोकिया में था पहले, छोटे फोनों में था, कौन सा फोन? तो अब वो आईफोन 16 में डाल दिया है वो शायद साइड में सेंसर वाला बना दिया है कि उसे ऐसे करो कैमरा तो खोलो और साइड से ही जूम इन जूम आउट, और उसी पे क्लिक कर दो तो क्लिक भी हो जा रहा है। पता नहीं ऐसा दिखाया था, अभी देखा नहीं। हाँ। वो ना बहुत टाइम से दिख रहा है, लेकिन वो तो पता क्यों था, वो मैक्स वाले में चीज में था। पता ही नहीं था आप, लेकिन आपके सामने दे दिया 16 को दे दिया। 17 में क्या चीज करेंगे, अब क्या ये दिया से ही बड़ा क्या नहीं, 17 में कैमरा एकदम बीच में लाके रख देंगे, मोटो कर देंगे। और एप्पल वाला जो साइन है वो ऊपर आ जाएगा। इसमें को तो बीच में रहेगा, बहुत टाइम से बीच में रहेगा। सैमसंग गैलेक्सी ला रही है 24 कैमरा नहीं कोई पूछ नहीं रहा, 30,000 वाला सेम ही है, महंगा सेम। जितने का तो इसका प्राइस डिफरेंशिएशन आता है, उतने में तो लोग अपने घर में 3 मोबाइल खरीद लें। पूरी फैमिली चला रहा है, पूरी फैमिली चला रहा है। और क्या पता है मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है? ठीक है, खरीद रहे हैं बात अलग है, लेकिन ना अपने डेट्स क्रिएट करते जा रहे हैं, डेट्स क्रिएट करते जा रहे हैं। मतलब अपने शौक के चक्कर में ये नहीं देख रहे हैं कि हम इंस्टॉलमेंट में बंधते जा रहे हैं। इंस्टॉलमेंट की ज़िंदगी ना हमें बहुत स्वादिष्ट लगती है शुरू में, तो यूज़ करो सामान
जब दिखता है कि अरे वाह 2 लाख का है और सिर्फ 5,000 रुपये महीना देना है, ले लेते हैं। वाले फोन भी ले रहे हैं जिनके पास पैसा है। कौन 2 लाख वाला फोन तो वो ले रहे हैं जिनके पास पैसा है? है। और जब वही इंस्टॉल वाले हैं वो सर मेरी तरह 2 पैसा, लेते हैं बस। सुनो तो सही, अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है ना 16, उसे लेने के लिए मॉल में शोरूम के सामने इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन। अच्छा ये वो लाइन थी जो कैश नहीं, इंस्टॉलमेंट पे भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन लेना है। अब ये वो हैं जो कह रहे हैं, कहने को है कि हम बहुत दीवाने हैं। एक ने कहा कि मेरे घर में 7 आईफोन रखे हुए हैं या 8वां लेने आया हूँ मैं। अगर इनसे कहा जाए कि देख वो तुम्हारे घर के बाहर ना रोज़ एक वो लड़का, छोटा सा लड़का है, वो फूल माला बेचता है, उसका उस बच्चे की पढ़ाई का जिम्मे उठा लो बस, उसका अपना स्कूल का और ट्यूशन का जो खर्चा वर्चा है चला दो। वो नहीं होगा उनसे, क्यों? क्योंकि उतना पैसा थोड़ी है हमारे पास। आईफोन खरीदने के लिए 2.25 लाख रुपए होगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा हाथ में, लेकिन जब उसी बच्चे को शिक्षा देने की बात आएगी तो नहीं होगा। अच्छा छोड़ो, मान लो मैं मानता हूँ कि वो डॉक्टर है, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम घर में 7 आईफोन लेने के बाद भी एक 8वां खरीदने आ गए हो। 21 घंटे से लाइन में लगा हुआ था। और वो प्रो मैक्स जो 15 था ना अभी, उसके भी लगा था वो। उसके लिए 18 घंटे लगा था, इसके लिए 21 घंटे तक लाइन में लगा रहा। और मैं कहता हूँ ठीक है, अब मान लिया वो डॉक्टर है, मैं जाता हूँ अपना इलाज करवाने। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी फ़ीस 1000 रुपये फ़ीस है, मैं नहीं दे पाऊँगा, थोड़ा रहम कर लो, बस आज इलाज करके दवाइयाँ फ्री में दे दो अपनी तरफ से ही। कितना होगा? ज़्यादा ज़्यादा 2,500-3 हज़ार रुपये का आपका होगा, है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है ये, नहीं हो सकता। हाँ। अब इतना होने के बाद मतलब तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम 7-7, 8-8 आईफोन घर में रख सकते हो। अब जब 15 प्रो रखा हुआ था, अब 16 प्रो मैक्स खरीदने आए हो तो वो तो बेकार हो गया। लेकिन ये वो जनता है जो सिर्फ दिखावे के पीछे भाग रही है। अगर इनसे कहो कि किसी की मदद कर दो तो बिल्कुल नहीं करेंगे ये। 1% में कह रहा हूँ कि मदद नहीं करेंगे ये। अच्छा मोस्टली उस लाइन में खड़े सारे छपरी थे। क्या करना है उन्हें आईफोन खरीद के? रोला जमाना है। क्या करना है रोला जमा के? तो बस रोला जमाना है। पैसे कहाँ से आए? तो पापा का क्रेडिट कार्ड लेकर आए। अच्छा तो भर दोगे इंस्टॉलमेंट? भर देंगे इंस्टॉलमेंट। अच्छा इस मोबाइल का करोगे क्या? रोला जमाना वो बात अलग है, ज़िंदगी भर मतलब रात भर तो रोला नहीं जमाओगे। करोगे क्या? रील्स बनाएंगे। रील्स क्यों बनाओगे? तो वहाँ से खूब कमाई आएगा। अच्छा पढ़ाई नहीं करोगे? पढ़ के कौन क्या कर रहा है? और देखो डॉली चाय वाले को बिना पढ़े ही उतना कमा रहा है, हम भी वही कमाएंगे। यही है ये आईफोन वाली जनरेशन ना, मोस्टली सब अब यहाँ भाग रही है। इस चीज़ को तुम थोड़ा अदरवाइज मत लेना, मैं किसी एक को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा, लेकिन पॉइंट आउट कर ज़रूर रहा हूँ। मोबाइल बनाया गया था कि लोगों के अपनी ज़रूरतें पूरी हों, अपने ज़रूरी काम उसमें किए जाए। रील्स बना रहे हैं, और रील्स भी क्या बना रहे हैं? लड़कियों की पोशाक पहन लेते हैं और एक गाना चला लेते हैं, बस उसी पे आज की रात हुस्न मज़ा हुस्न का आंखों से लीजिए, और बन रही है रील्स उन पे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को एकदम अटैक कर रही है ये। मतलब खुद सोच के देखो कि ये जनरेशन किसके पीछे भाग रही है? इंस्टॉलमेंट पे रोला जमाने के पीछे भाग रही है।
नहीं, उन्होंने जितना करना था कमा लिया। मैं तो ये जानता हूँ कि जितना कमाना था उसको कमा लिया उन्होंने। लेकिन जो एक ये जो यूथ जनरेशन है जिसकी ज़रूरत आज की तारीख में एजुकेशन है, वो एजुकेशन छोड़ के इसके पीछे भाग रहे हैं। अरे कई तो अपने घर वालों से लड़ बैठे हैं। घर वाले कह रहे हैं पढ़ाई कर, घर वाले कह रहे हैं पढ़ाई कर, तो कह रहे हैं कि ना वो वड़ा पाव बेच के वो करोड़ों कमा रही है, हम भी वही करेंगे। ये नहीं देख रहे कि ठीक है वो तो एक तरह से लक मान लो उनका, वो लक था, वो लग गया। अरे तुम्हारा लक लगना होगा तो पढ़ाई करने के बावजूद भी लग जाएगा, और नहीं लगना होगा तो तुम कितनी भी छपरीगिरी कर लो नहीं होगा। उस भीड़ को देखा मैंने, उसमें शक्लें दिख रही थी जैसी, उन शक्लों को देख के लग नहीं रहा था कि इनकी औकात है आईफोन की, लेकिन आए हैं लेने। कैसे लेंगे? 5,000 रुपये दे देंगे और फाइनेंस करवा लेंगे। कहाँ गए थे आप? रील में देखा? वीडियो देखी थी न्यूज़ पे, कब? अभी 3-4 दिन पहले। न्यूज़ एंकर्स सब कवर कर रहे थे ना ये चीज़, ये आईफोन 16 लॉन्च हो रहा था। जिस दिन लॉन्च मतलब सेल स्टार्ट हुई थी उसकी, वो कौन सा मॉल था पता नहीं, दूसरे की जाने तीसरे मंजिल पे आईफोन का स्टोर था। वहाँ से लाइन लगी हुई, तीसरे मंजिल से दूसरा मंजिल पूरा कॉरिडोर, दूसरे मंजिल से पहला मंजिल पूरा कॉरिडोर, पहले मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पूरा कॉरिडोर, और उसके बाद वो बाहर लाइन लगी पड़ी है। और सारे सिर्फ और सिर्फ स्टोर खुलने के लिए इंतजार में लगे हुए। तो स्टॉक भी नहीं होगा। और मैं देख के हैरान हो गया। अभी यूट्यूब पे शायद मिल जाएगी वीडियो। हाँ रील में आती है। मैं कहा इतना पागल है लोग, इतने ज़्यादा डेस्परेट। और वही अगर कुछ ऐसे ज़रूरी, मैं कहूँ कि अपने बच्चों को ज़रा पढ़ने के लिए भेज दो, फीस तो 2,000 रुपये है। इतना पैसा नहीं होगा, सॉरी सर, इतना पैसे नहीं है, 1,000 रुपये कर लो यार। और यहाँ पर आते भी हैं। बताओ, एक बच्चा, एक लड़का इवनिंग शिफ्ट में 12th क्लास में, एक नया लड़का आया है, उसके पास भी आईफोन है, शायद देखा हो इसने। राम बिहार वाला? नहीं, यहीं बहरामपुर। बहरामपुर से आता है अभी, वो जो नया नया है भाई, एक दिन आया। 800 रुपये 12th की फीस है, SSK वाला। SSK वाला। और रोज होके उसने 100 रुपये कम करवा ली कि इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मम्मी मना कर रही है, फलाना ढिंगा। और उसके पास है क्या? आईफोन। ये है गरीबी का लेवल। 100 रुपये फीस कम करवा ली, उसमें वो खुश हो गया कि हाँ 100 रुपये फीस कम हो गई। ये कह रहा है, तो कीपैड था फोन, इसलिए करवाया मैंने कहा। मैंने पूरे 12th से चला। मेरा मानना है कि जिसके पेरेंट्स फीस बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहे हैं, उसका फीस कम करना जायज़ लगता है। लेकिन अगर वो इस तरह की चीज़ों पे खर्च कर रहा है तो फिर वो जायज़ नहीं है। मतलब जिसकी अपनी कैपेसिटी है कि वो बच्चा आईफोन 12 रख सकता है, वो मतलब फीस तो मेरे ख्याल से मतलब एजुकेशन पे खर्च करना उसका हक बनता है, और वही चीज़ नहीं होती है। मैं आईफोन के ख़िलाफ़ इसीलिए हूँ, और कोई मेरा ख़ास कारण नहीं है। एक मेन बात कि उसने यूथ को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है, इतना ज़्यादा ख़राब करके रख दिया है कि केवल और केवल एक हवाबाजी, दिखावेबाजी के चक्कर में। ये चीज़ ना छपरी वाले की है यार, ये तब। मैं वही तो कह रहा हूँ, वही छपरी है कौन? ये सारे यूथ ही तो है। 12-13 साल के बच्चे ये आईफोन के पीछे घर वाले से लड़ बैठ रहे हैं। एक न्यूज़ आई थी कि एक लड़के ने तो 13 साल के, चले 14 साल का था, पापा से अपने आईफोन की जिद कर दी, पापा ने नहीं दिया उसे, उसने जहर खा लिया। एक लड़की उम्दा बोलती है, जहर खा लिया उसने। एक लड़का था, वो उसकी माँ ना वो बेचती है, फूल बेचती है। वो 3 दिन से नाम निकाला था, उसको आईफोन दिया, उसको दिलाने आई थी। फूल बेच के पैसे कमाया। मतलब ही नहीं। यही कारण है। और
ये चीज़ आईफोन को देखना चाहिए, एप्पल को देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, लेकिन ना एप्पल को तो अपने प्रॉफिट से मतलब है। उसे दिख रहा है कि हाँ मैं एक नया लॉन्च कर दे रहा हूँ, ये भीड़ आ जा रही है खरीदने, मेरा तो प्रॉफिट निकल जा रहा है, एक ही दिन में प्रॉफिट निकल जा रहा है मेरा तो। लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ होती है। मुझे दिख रहा है कि मेरे प्रोडक्ट से नींव खराब हो रही है, नींव खराब हो रही है, तो मैं इस चीज़ पे एक्शन लूँगा। मोबाइल बनाऊँगा कि उसे अबव 18 ही चला सकते हैं, आधार कार्ड से लिंक कर दूँगा, वोटर आईडी कार्ड से लिंक करूँगा तभी वो मोबाइल चलेगा। मैं अगर प्रोडक्ट, देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ कि अगर मैं राशन की दुकान चला रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, राशन की दुकान चला रहा हूँ, मेरे पास एक तुम्हारी एज का लड़का आया, बोला एडवांस गोल्ड चाहिए, मैं दे दूंगा, वो अबव 18 है। बिलो 18 वाला कोई दिख रहा है, मुझसे कह रहा है कि एडवांस चाहिए, उससे पूछूंगा किसके लिए, बोलेगा कि खुद के लिए, तो नहीं दूंगा उसे। ठीक है, तुम मुझे मेरे पास मत आओ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दूंगा नहीं उसे। लीगली मना नहीं कर सकते, अगर सामान हो ले रहा हो उनके पास राइट है, कंज्यूमर राइट्स है। आप सर लीगली मना नहीं कर सकते। कर दो केस, लीगली हाँ केस कर दे। मना कर सकते हैं ना। वो बात है, केस करने पे वो खुद बैठेगा। मैं बाकायदा खुद लगा के रखूंगा, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान की प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। सर ये तो वहाँ ठेके होते हैं ना, वहाँ बायो लिखे रहते हैं। मैं वहाँ लिखा होता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान करना मना है, वहाँ ये लिखा होता है। सर आप नहीं देंगे, ये लिखा होता है वहाँ पे भी। नहीं तो बात एक क्लियरली बात बता रहा हूँ, शायद अब तक मेरा नेचर तुम्हें थोड़ा बहुत 1-2% समझ में आ रहा हो, तो उसके हिसाब से ही बता रहा हूँ। मैं नहीं बेचूंगा, अकेले कुछ नहीं होता, लेकिन अकेले ही करूँगा। यही चीज़ तो नहीं हो पा रही है ना, कोई अकेला भी तो नहीं करने की कोशिश कर रहा। सर किसी का प्रोडक्ट कोई क्यों बेचेगा, अपना वो क्यों लगाएगा, तो उसको बिक रहा है, फायदा हो रहा है उसको, वो क्यों करेगा कुछ को? खुद सही रहो, अपने में सही रहो, नहीं फर्क नहीं पड़ता, दूसरों को। खुद सही रहो। मैं हटाऊँ किसी के भरोसे। तो कब आएगा रिजल्ट, सितंबर वाला? अभी तो पेपर हुआ है, एक महीना तो मान ले, एक महीना लगेगा, और रिजल्ट आते ही फॉर्म निकल जाएगा। नवंबर की 10 तारीख को निकलेगा। रिजल्ट आते ही फॉर्म निकल जाएगा। क्या बात कर रहे हो? तारीख आ गई है फॉर्म की भी। फॉर्म की तारीख आई है ना, तो मान ले कि उसी के आसपास रिजल्ट आएगा। अच्छा 10 तारीख पहली डेट है, लास्ट डेट है 23 10 से कौन से 10 नवंबर से। बहुत टाइम है, मतलब एक महीने पहले करना पड़ता है। चलो देखो, फोर्थ है टाइप ऑफ ओलिगोपोली, कल्यूजिव, किसका? डिफरेंशियल ओलिगोपोली का। तो इसका तो मैंने यही बताया ना, उसी के ऊपर तो ये विवाद चल गया। सर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सर, देखो सुनो, हाँ जब हम सर वो भरेंगे ना वो फीस एग्जाम वाला, हाँ, तब सर सिलेबस कंप्लीट करा दें सर, ठीक है? तब करवाऊँ, उससे पहले नहीं। तब तक हो जाना चाहिए, उससे पहले हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा मैं तो एग्जाम बता रहा हूँ कि ऐसा हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाओ कि वर्डिंग से खेल ना पाए कोई। ऐसा ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? कल्यूजिव एंड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। क्योंकि नहीं है ये वाला मिल गया, अच्छा है। कल्यूजिव ओलिगोपोली का मतलब है, पहले इसको ही देख लेते हैं। कल्यूजिव ओलिगोपोली, कल्यूजिव का मतलब होता है एग्रीमेंट के साथ जाना। where firms are bound by agreement है, agreement among themselves।
मतलब ओलिगोपोली मार्केट में जो सारे फर्म्स हैं वो आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के ज़रिए बाउंड हो जाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? एंड दे डू नॉट compete with one another। वो एक दूसरे के साथ फिर compete ही नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे OPEC ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जो आपस मतलब जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, इनका आपस में एक संगठन बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है OPEC। एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एग्रीमेंट बना लिया है किस चीज़ का, कि हम पेट्रोलियम के दाम को लेके आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसे ही एक और बनता है जिसे हम कहते हैं कार्टेल। कार्टेल इसमें भी आपस में एक एग्रीमेंट बना लिया जाता है कि हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना करके एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। तो ऐसे में होता क्या, एक सारे के सारे अगर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाते हैं तो एक साथ ही बढ़ाते हैं। प्लान व्लान कोई चेंज वेंज करना होता है सारे एक साथ करते हैं। फिर समझ में आ गया? ये और ये सेम ही तो है, मतलब पार्टनर एक साथ काम करना होगी, एक साथ काम करना विद एग्रीमेंट। वो तो ये एग्जाम्पल बताया ना। ग्रुप ऑफ ओलिगोपोली फर्म्स बाउंड बाय some secret agreements। ठीक है। तो इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो यही OPEC जो है वो आ जाएगा, OPEC कंट्रीज़। तो ऐसे में कंपटीशन का लेवल तो ख़त्म ही हो गया, जो करेंगे एक साथ मिलके करेंगे। तो यानी कि एक मोनोपोली ही बन गई एक तरह की। कस्टमर कहाँ जाएगा? चलो टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो मान लेते हैं कि एक ऑप्शन है कि BSNL पर पहुंच जाए, और मैं कह रहा हूँ कि BSNL भी इस कार्टेल में शामिल हो गया, तब क्या करोगे? अब अगर BSNL भी इसमें शामिल हो गया तो अगर इन लोगों ने 250 रुपये वाला रिचार्ज 2500 का कर दिया तो भी लेना पड़ेगा। 2 GB पर डे की जगह वो आधा GB पर डे दे तो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है हमारे पास। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है, इसीलिए कार्टेल जल्दी प्रेफर नहीं करते, सरकार इस चीज़ को मना करती है जल्दी। अगला आ जाता है कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। where oligopoly firms compete among
themselves। तो या कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली का मतलब ऐसी ओलिगोपोली जहाँ पर कंपटीशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। पांचवा टाइप का ओलिगोपोली, ये तुमने सुना होगा कई बार, सिंडिकेट, सुना है? एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। सिंडिकेट एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। सिंडिकेट तो सुना होगा, वो एक मूवी आई थी पुष्पा, फ़ोन करके कहता है हाँ मुरुगन साहब, सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोलता है। वो एक सीन नहीं है, उसमें जाता है वो रेट बढ़वाने के लिए, वहीं तो डायलॉग मारता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। मैं वहीं पर ही वो मुरुगन को कॉल करता है, मुरुगन को कॉल करके कहता है कि मुरुगन से वड़क्कम, सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोलता है। सिंडिकेट मतलब ग्रुप कह सकते हैं। या सिंडिकेट का मतलब होता है कि वही फर्मों का ग्रुप, सिंडिकेट। syndicate oligopoly where decisions relating price and quantity is to be taken by सेंट्रल एजेंसी। इनके बीच में अपनी एक सेंट्रल एजेंसी होती है, ठीक है, और वही लीडर है, जो सेंट्रल एजेंसी है वही लीडर है, सिंडिकेट का हेड, तो वो सबको चला रहा होता है। आज की तारीख में तो अगर कोई सिंडिकेट बोलता है तो 100% वो स्मगलर्स होते हैं, या फिर ज़्यादातर स्मगलिंग वाले ही होते हैं, वो उन्हीं की टीम होती है सिंडिकेट। KGF में एक सिंडिकेट पूरी टीम है ना, जिसमें एक मेन हेड रॉकी भाई बन के बैठ गया। इसका एग्जाम्पल OPEC। और ऐसे अगर तुम्हें समझना हो तो लिख लो, नहीं रॉकी भाई लिखना ठीक नहीं है, रामाकृष्ण अप्पा बेरिया लिखना चाहिए था। बड़े स्वैग में नाम लिया गया ये, रामाकृष्ण अप्पा बेरिया। हमारे यहाँ ऐसे रॉकी भाई कहते हैं। पुलिस वाला जो सीन था, पुलिस स्टेशन वाला, बड़ा धांसू सीन बनाया था। पुलिस की बेइज्जती करवाते हैं भाई ऐसी मूवीज में, पुलिस की बहुत बेइज्जती होती है। बताओ लोग क्या सोचेंगे, यही बनते हैं भाई, पुलिस डर रही है। कहता, वो हवलदार कहता है कि वो पूछता है क्या नाम है उसका, कहता है कि नाम कोई बेरिया बन लिखा है, बताया कहाँ से है, क्या वैसे बोलता है, मुंबई से है। मुंबई। वो चाय वाला वो लड़का पूछता है क्या बेरिया, क्या नाम बताया आपने, कहाँ का है? मुंबई का है कोई बेरिया। ओ तू केतली कांपने में, वो तुरंत वो चाय वो गिलास भी ले लेता है और पैसे भी कहता है कि चाय से ज़्यादा कप महंगा है और पैसे तो कहता है कि अरे अभी तो तू कह रहा था कल ले लेगा, नहीं अभी दो, कल क्या पता हो ना हो।
मतलब ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, एक तो सिंडिकेट था, ठीक है, जिसमें जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो सेंट्रल एजेंसी में होती है, और एक है ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली वेयर डिसीजन relating price and quantity is to be taken by individual firms। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वाले में अलग अलग फर्म अपना खुद का प्राइस का डिसीजन ले सकते हैं, सिंडिकेट में नहीं ले सकते हैं। और लाइब्रेरी में जाके कर दे ऐसा तो सर वो वहाँ सर सजाएगा मैं वो दिखा रहा हूँ मैं। सर वो तो वैसे ही बंद रहता है, वो लाइब्रेरी तो बंद रहती है, खोलने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि बड़ा सा गेट है, पहले दबाना पड़ेगा उसे। नहीं, वो जाए और लौंडे दबाएंगे नहीं, डायरेक्ट लात मारेंगे उसे। सारे बैठे हुए मस्त, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो जाए और जाके एक बार बस चिल्ला दे वो एक बार अल्लाह अकबर, और बैग फेंक के भाग। आधे तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। और एक बैग में ना बड़े लग रहा है वो चूल्हे वाली जो आती नहीं इसके बाद फिर हाँ, टू 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 बजने वाली। मजे आ रहे हैं इंशाल्लाह। जोर बोलते हैं वो। अल्लाह अकबर बोलते हैं। ये सुना है मैंने मूवी में, हैं? यही सुना है मूवी में मैंने। खैर, अफगानिस्तानियों की वजह से पूरी कौम बर्बाद हो गई है, बदनाम हो गई है। सर अफगानिस्तान बड़ा प्यारा बोलते हैं सर वो। था, अभी भी बोलते हैं सर, गर्व नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। नहीं मैंने उनका देखा है, क्रिकेटर का इंटरव्यू देखा तो सर प्यारा। अरे भैया, वो इंटरव्यू है, उसे पता है। सब लोग देख रहे हैं। हाँ, और मैंने अफगानिस्तान पे पूरे पे तालिबान का कब्जा है, और तालिबान रोड पे घूमते फिरते, सबके हाथ में गन होती है। सर लगे नहीं है वो कुछ भी हो। तभी तो कह रहा हूँ मैं, अफगानिस्तानियों की वजह से ये एक लुक बन चुका है। जितने ये बगदाद है, तालिबान, और एक और है, वो कौन सा है, अल-कायदा है, ये इस तरह की खतरनाक सारी एजेंसियां सारी वहीं की तो हैं। उनको पाकिस्तान में भी कुछ उनका अपना है वर्चस्व, लेकिन अफगानिस्तानियों को किसी दिन मूड फिरा ना, पूरा पाकिस्तान ख़त्म कर देंगे। इंडिया को बहुत मानते हैं वो। कौन काफी वो अफगानिस्तान वाले। मानते कुछ नहीं है, यह है कि भारत के साथ उनका कोई पंगा है नहीं, पाकिस्तानियों के साथ भी नहीं रहता। वो जानबूझ के कश्मीर वाला एक पंगा क्रिएट किया जाता है ताकि इन दोनों देश में हम फूट डाल के रखें। अफगानिस्तान पे जब तालिबान का अटैक हुआ था, तुम लोग थे, मतलब एक्टिव थे? एक्टिव मतलब कि वाला है बहुत पहले वाला। अभी वाला अभी ये लॉकडाउन में हुआ था। बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल। प्लेन जो थे, एरोप्लेन, पैसेंजर प्लेन भर भर के उड़ी। ठीक है, अंदर बैठे हैं तो बात समझ में आती है। विंग्स होती है ना, विंग्स पे बैठ बैठ के गए हैं लोग, भगे हैं वहाँ से। हाँ वो पता है, एक लोग एक आदमी को भूख लग गया था वो। अरे बहुत सारे गिरे थे उस पर। टायर होता है ना, जो रनवे पे टायर चलता है, जो उसके बेस पे, उस टायर को पकड़ के लटके हुए थे लोग, और 2500 3000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ रहा था, और वो वही स्पीड है, वही स्पीड, वो 300 400 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रही थी। अब वही है, किसी ने एकदम ही रस्सी से बांध बूंद के रखा हो अपने आप को, कस के एकदम,
किस्मत अच्छी है तो बच जाएंगे। विंग्स पे बैठ के गए हैं, सोचो, भगे हैं वहाँ से लोग। इसलिए अफगानिस्तान के बारे में वहाँ की मतलब कैसा है इकोनॉमी, कैसे कौन चला रहा है? तालिबान 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 मिक्स्ड इकोनॉमी है। नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है पाकिस्तान में तो वो है, आर्मी वो, चलाती है। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है वो। वहाँ कुछ बोलने का नहीं, तुम्हें अपनी भी मांगेंगे ना आप तो। पाकिस्तान में आर्मी चलाती है शायद, आर्मी का कंट्रोल है ना शायद सुना। हाँ, सरकार को कुछ नहीं हुआ। चलिए, सारे टाइप ऑफ ओलिगोपोली ख़त्म हो गए। ये हो गया, बस प्राइस लीडरशिप रहेगी और लास्ट नहीं रहेगा बस। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ टाइम एलिमेंट सर लाइट तो आ गई होगी अब। इन प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, रोल ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन। ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस का डिटर्मिनेशन अगर करना है, प्राइस डिसाइड करना है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो है टाइम, समय। यानी इनके लिए समय की वैल्यू है। अभी तक किसी ने नहीं देखा था ना, कोई मार्केट समय को तवज्जो नहीं दे रहा था। ओलिगोपोली ने इसको अहमियत दी और बोला कि सर्वश्रेष्ठ है तो कौन है? समय। इस थ्योरी को देने वाला कौन? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? अल्फ्रेड मार्शल। बंदा कितना पढ़ता है। इसका बाप है, नहीं दिया होगा तो। अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। एडम स्मिथ है। क्या फादर ऑफ द इकोनॉमी एडम स्मिथ। अल्फ्रेड मार्शल की अकाउंट्स का सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग इसको माना जाता है कि ये इसने थ्योरी बहुत अच्छी ज़्यादा दी है। हाँ मेरे को पेन देते चल। देखिए आगे, मार्केट पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड या डेली पीरियड। अगर समय ऐसा चल रहा है ना, बहुत छोटा समय है, तो ऐसे में क्या हिसाब रहेगा इलास्टिसिटी का? समय कम है, इसमें भाई पढ़ा। लिखो, बड़ी खुशहाल से अभी किया था वेयर टाइम पीरियड इज very less so that supply cannot be adjusted with reference to सही तो लिख रहा था, रेफरेंस टू डिमांड। अगर समय बहुत कम है तो बहुत कम समय में सप्लाई को एडजस्ट किया जा सकता है क्या?
नहीं किया जा सकता। डिमांड तो ऑब्वियसली ज़्यादा कम हो जाएगी, लेकिन सप्लाई तो नहीं हो पाएगा ना एडजस्ट। इलास्टिक। तो ऐसे में द सप्लाई इज, सप्लाई कैसी रहेगी? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ डिमांड यानी कि क्वांटिटी आ जाएगी या सप्लाई, और इधर रखते हैं प्राइस। अब डिमांड की बात करें और सप्लाई की बात करें, सप्लाई तो एडजस्ट होगा नहीं, यानी कि सप्लाई जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। रही बात डिमांड की, तो ये पहला मान लो ऐसा है, डिमांड बढ़ भी सकता है और बढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा कुछ, और ये चीज़ घट भी सकता है, घट भी सकता है ना। डिमांड बढ़ जाए घट जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट सप्लाई जो है, मार्केट सप्लाई, ये मार्केट सप्लाई है, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो देखो प्राइस यहाँ पर अपने आप ही डिटरमाइन होती चली जा रही है। पहले यहाँ इक्विलिब्रियम था तो इसका अपना प्राइस ये रहा P, डिमांड कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, सॉरी डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गया, और वही डिमांड अगर कम हो गई तो प्राइस भी कम हो गया। बहुत सिंपल सा नियम था ये तो। शॉर्ट पीरियड में तो ऐसे ही चलेगा। शॉर्ट पीरियड में सप्लाई इनइलास्टिक हो जाती है, तो प्राइस अगर चेंज होना है तो डिमांड के बढ़ने और घटने के अकॉर्डिंग अच्छा, दूसरा देखें टाइम, दूसरे के से एक टाइम पर, वो तो वेरी शॉर्ट पीरियड था। अब देखें शॉर्ट पीरियड पे, शॉर्ट पीरियड का मतलब रेफर्स टू द टाइम पीरियड वेयर a little bit change in supply is possible। समय अभी भी कम है लेकिन सप्लाई इतने में पॉसिबल है। सप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, सप्लाई बढ़ाना चाहो या घटाना चाहो तो चेंज कर सकते हो, इतना टाइम मिल जाएगा। ठीक है, the supply is relatively inelastic। रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब कि वो तो परफेक्टली इनइलास्टिक था, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत इलास्टिक रहेगा, बाकी तो इनइलास्टिक है। ठीक है, इसे ग्राफ से देखें,
ये सप्लाई कर्व हो गया, ये डिमांड कर्व है। डिमांड बढ़ भी जाए और डिमांड कम हो जाए, इधर डिमांड सप्लाई और इधर प्राइस। अब इसमें इक्विलिब्रियम देखा जाए, ये रहा, तो इतना प्राइस और ये इतनी क्वांटिटी। अब ऐसे में अगर डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन क्या करा जा सकता है, क्या किया जा गया, क्वांटिटी भी बढ़ाई जा सकती है, यानी कि सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, वही है ना, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया जा सकता है। क्वांटिटी बढ़ गई तो कोई बात नहीं, जो हमारा डिमांड बढ़ रहा है तो उतना हम थोड़ा देखेंगे, सप्लाई भी बढ़ा लेंगे। दूसरी तरफ देखेंगे डिमांड कम हो गई तो उस वजह से सप्लाई कम, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड भी डाउन हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड डाउन हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास उतना थोड़ा बहुत तो समय है ही करने के लिए। और लगभग ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक ही चल रहा है सब। हटा दूं? तीसरा है लॉन्ग पीरियड। समय ज़्यादा है, where changes in supply is possible where changes in supply is possible। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या देखने को मिलेगा, सप्लाई क्या रहेगी, एज रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा। इलास्टिक है, लंबे समय में तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है सप्लाई चेंज करने का है, और जब अच्छा खासा समय है हमारे पास तो हम अब इलास्टिक फॉर्म में चलेंगे। फिर डिमांड सप्लाई, इधर प्राइस, और इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है, तो ये सप्लाई कर्व यहाँ से चलेगा। ये डिमांड कर्व है, डिमांड अगर बढ़ जा रही है और डिमांड घट जा रही है, बस सीधे सी बात समझना है कि इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पर था तो इतना प्राइस और
इतना क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम पर था, इतनी क्वांटिटी पे इतना प्राइस डिसाइड हो गया। अब डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस P1 हो गया और वही क्वांटिटी हमारा Q1, और डिमांड घट गई तो इक्विलिब्रियम भी बदल गया, डिमांड घट गई तो ये इक्विलिब्रियम हमारा ऐसे हो गया, क्वांटिटी भी कम हो गई। अब ऐसे में देख सकते हो लॉन्ग टर्म वाले में प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा चेंज हो रही है, प्राइस में थोड़ा सा कम आ रहा है तो प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा हो रहा है, तो ये ज़्यादा इलास्टिक हो गया ना। फिर अंदर ऐसे बना दी, ऊपर का नीचे सेम लगा, वो पता है वैसे इलास्टिक है। इलास्टिक के केस में तो प्राइस थोड़ा सा चेंज करने से क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। मार्केट में तो ये शुरू में ही डिटेल में समझा दिया था सारा, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा ही चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। बढ़े आगे, तो ये ज़्यादा इलास्टिक होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में गैप ज़्यादा देखने को मिल गया। ज़्यादा इलास्टिक था ये, सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक, मोर इलास्टिक। इसके बाद वेरी लॉन्ग पीरियड या फिर सेकुलर पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड या सेकुलर पीरियड, डबल सी आएगा यहाँ। ये थोड़ा वर्ड ही इम्पोर्टेंट है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, सबको पता है सेकुलरिज्म कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड। तो जब बहुत लंबा समय हो हमारे पास अवेलेबल सप्लाई को चेंज करने के लिए, तो तब हमारा सप्लाई तो पूरी तरह से ही इलास्टिक हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक बनेगा। फिर वेयर सप्लाई कैन बी फुल्ली चेंज्ड, दैट इज सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। हो गया, परफेक्टली इलास्टिक रहेगा सप्लाई हमारा। देखेंगे ज़रा, देखो मेन बात क्या है कि अच्छा खासा समय मौजूद है हमारे पास सप्लाई चेंज करने के लिए, जितनी डिमांड आ रही है उसके हिसाब से हम सप्लाई को अच्छा खासा चेंज कर सकते हैं। तो डिमांड और सप्लाई, इधर प्राइस, तो ऐसे केस में सप्लाई हमारा परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब केवल क्वांटिटी सप्लाई ही चेंज होगी, प्राइस तो चेंज होगा ही नहीं। ये रहेगा, ये तो सप्लाई कर्व हो जाएगा हमारा, और डिमांड कर्व हमारा ये है पहले का है। अगर डिमांड बढ़ जाएगा तो ये D1 हो जाएगा, और अगर हमारा डिमांड घट जाता है तो ये हो जाएगा D'। और बात करें हम अपने इक्विलिब्रियम प्राइस की लेकर, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है जिस पे हमारा प्राइस था P और हमारा जो क्वांटिटी है वो है Q। डिमांड बढ़ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस आगे आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आगे आ गया, लेकिन जो है प्राइस चेंज हुआ ही नहीं, केवल क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो गई। और डिमांड अगर कम हो रहा है तो ऐसे में हम अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को कम कर देंगे, लेकिन प्राइस वैसे का वैसे ही रहेगा।
प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा लंबे समय की बात आ रही है ना। हमारे पास अच्छा खासा समय है सप्लाई चेंज करने का। तो अगर डिमांड नहीं हो रही तो हम सप्लाई रोक लेंगे, सप्लाई डिमांड ज़्यादा आ रही तो हम सप्लाई आराम से बढ़ा देंगे, तो प्राइस में कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं फिर। चलो कुछ अब छोटी छोटी बातें लिखते चलो, ताकि अब इसको भी हम ख़त्म करके चलें। हाँ जी, क्वेश्चन नहीं, सॉरी, नोट लिखो गुरुजी, लिख लो। ये 500 वाला है। ओलिगोपोली फर्म is influenced by group behavior। ओलिगोपोली फर्म जो है वो ग्रुप बिहेवियर के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि प्राइस का जो डिस्कशन है या कुछ भी है ग्रुप के अकॉर्डिंग चलता है इनका। इफ़ वन ऑफ द फर्म इंक्रीजेस, उस ग्रुप में अगर कोई एक फर्म ने प्राइस बढ़ा दिए अगर, तो बाकी सबको बढ़ाना है, ऐसा कंपलसरी है? हाँ सर, ग्रुप है तो कंपलसरी होगा ना, वरना कंपटीशन हो जाएगा। ओ कंपटीशन तो है ही यहाँ पर ना, ओलिगोपोली में कंपटीशन तो है ही। हाँ, लेकिन ये मेन बात क्या है, ओलिगोपोली ग्रुप बिहेवियर है, एक दूसरे को देख के चल रहे हैं, अच्छा। ऐसा ही तो है। अगर किसी एक फर्म ने प्राइस बढ़ा दिया तो दूसरे को, जो बाकी के सब फर्म है उन्हें बढ़ाना है, ऐसा कंपलसरी है? ऐसा कंपलसरी नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है कि एक ने बढ़ाया तो सारे बढ़ाए। अब अगर एयरटेल ने रिचार्ज का प्राइस बढ़ा दिया तो ज़रूरी है कि जियो भी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा? ग्रुप बिहेवियर तो ग्रुप बिहेवियर होने का मतलब ग्रुप क्या है? बिहेवियर का मतलब है एक से दूसरे को, एक ने किया वो दूसरा उससे इंस्पायर हो, इन्फ्लुएंस हो। अच्छा उसने बढ़ा दिया, ठीक है बढ़ाने दो, हम नहीं बढ़ाएंगे, वो हमें तो और अच्छा है, हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा जो है सेल और बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी। या उसने बढ़ाया, चलो बढ़ा लेते हैं, हम भी बढ़ा लेते हैं। एयरटेल ने सोचा होता है ये बात, आज में सिम बदल रही होती। तो अदर्स विल नॉट फॉलो दिस इंक्रीज, बाकी के जो है वो इस इंक्रीज को फॉलो नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीज कर लें बाकी सारे, है ना, लेकिन बट करना इफ अ फर्म रिड्यूस, अगर किसी फर्म ने प्राइस रिड्यूस कर दिया तब बाकियों को रिड्यूस करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, तब तो जरूरी है, तब तो ज़रूरी हो गया। ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर नहीं किया तो सारे कस्टमर ही भग जाएंगे। तब कस्टमर्स ले जाएंगे, उसके पास चल जाएंगे जिसने कम किया। अदर विल डिक्रीज इट इमीडिएटली। जब जियो नया नया आया था मार्केट में, उसने सब कुछ फ्री कर दिया था, है ना, इमीडिएटली सब कुछ फ्री कर दिया था, तो उस वक्त ही एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सब ने भी तो यही काम किए थे, फिर रिड्यूस कर दिया था सब कुछ। तो रिड्यूस के केस में तो भाई चलना पड़ेगा, बहाव में बहना पड़ेगा। इंक्रीज़ के केस में ज़रूरी नहीं है कि बहाव में तुम भी बहो। अब हर कोई अपना फाउंडेशन की फ़ीस बढ़ा रहा है तो मैं भी बढ़ा दूँ, ज़रूरी नहीं है। लेकिन सबको सब फाउंडेशन की फ़ीस रिड्यूस कर रहे हैं, तब मुझे भी रिड्यूस करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये इतना सब ख़त्म हो गया है। एक और नोट देख लेते हैं।
द राइजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। देखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो राइजिंग पार्ट होता है वो ही सप्लाई कर्व कहलाता है, इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये परफेक्ट कंपटीशन के लिए है। ये बात परफेक्ट कंपटीशन के लिए बोली गई है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो राइजिंग वाला हिस्सा होता है, देखो ग्राफ से समझो, एमयू का कर्व ऐसे होता है, राइजिंग पार्ट कहाँ है, ये वाला ना, यही है सप्लाई कर्व। ऐसे बनता है। ठीक है, आउटपुट और यहाँ पर कॉस्ट ये हमारा एमयू है, ये पूरा मार्जिनल कॉस्ट है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हिस्सा राइजिंग आ रहा है। असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है ना, राइजिंग कॉस्ट, राइजिंग कॉस्ट हो रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा। यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा था ना, तो राइजिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो बिल्कुल उसी से दूसरा आप समझेंगे, यहाँ प्राइस और यहाँ सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ से बिल्कुल वही वाला हिस्सा बना के रख दिया जाएगा। ये हो गया सप्लाई कर्व। और प्राइस बिल्कुल यहीं पे देखोगे यहाँ तो कॉस्ट बढ़ रहा है ना, और यहाँ पे ये इतनी क्वांटिटी इतना प्राइस है। और बिल्कुल यहीं पे ही देखेंगे अगर ये इतना क्वांटिटी और इतना हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ की बात करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी भी बढ़ गई, और बिल्कुल उसी वक्त ही देखोगे ये प्राइस कर्व हो गया, मतलब प्राइस हो गया, और बिल्कुल उसी वक्त हमारा क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गया। तो ये वाला हिस्सा हमें क्या दिखा रहा है, ये वाला ये सब क्या दिखा रहा है, राइजिंग सप्लाई। सप्लाई हमारी बढ़ती जा रही है। तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए हो गया ये। बढ़े आगे। हाँ, अब वही 10-20 रुपए के नोट को देख लो।
अंडर मोनोपोलिस्टिक competition under monopolistic competition the products are similar होता है ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट तो सिमिलर होते हैं सो इनकी अगर क्रॉस इलास्टिसिटी देखी जाएगी, ये तो वहाँ पे भी बताया था, क्रॉस इलास्टिसिटी जो रहती है वो पॉजिटिव रहती है, बताया था ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही बताया था ये क्यों बताया दोबारा, क्योंकि ये एमसीक्यू में दोबारा आएगा, ये दोबारा मिले बार बार मतलब सवाल मिलेगा ये। तो बात ऐसी है कि कुल मिला जुला के मार्केट चैप्टर हो गया ख़त्म।